नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के कथानक एपिसोड में जो ये बताने की कोशिश हो रही थी कि 1993 का जो श्रृंखला बम धमाका, माने एक तो बम धमाका अकेला होता है, श्रृंखला माने एक के बाद एक, उसको बोलते हैं श्रृंखला या सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। तो उसमें जो हुआ खड़ा किया गया कि दाऊद इब्राहिम पहले, और उसके बाद जो है वो एनएन वोहरा की अध्यक्षता में जो वोहरा कमेटी बनी, उसने जब जांच की तो उस समय के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे शरद पवार, और तब वो जीएनपीसी में ही थे। जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस में ही थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल। इस प्रकार और भी जीएनपीसी के नेता, जीएनपीसी के और भी मंत्री वगैरह उसमें शामिल थे। और बगैर इनकी शह के दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी कह लीजिए, चाहे तस्कर कह लीजिए, चाहे भूमिगत तस्कर के किसी की भी हिम्मत और हौसला जो है वो इतना वो बढ़ नहीं सकता बगैर इन लोगों के समर्थन के और संरक्षण के। तो जब वो उस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दी और इन लोगों का नाम दिया, तो कई लोगों ने हाई कोर्ट में वो जनहित याचिका दायर की, और हाई कोर्ट की जब जनहित याचिका मंजूर हो गई तो उसके खिलाफ निहित स्वार्थी लोगों ने जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में मैंने कोशिश की ताकि ये जनहित याचिका जो कि माननीय उच्च न्यायालय ने मंजूर की हुई है उसको खारिज करवाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी वो जनहित याचिका के ही पक्ष में अपना मत दिया कि भाई जो एनएन वोहरा की जो समिति है, अच्छा एनएन वोहरा की समिति के किस विषय पर थी यह भी जानना जरूरी है। वो थी कि राजनीतिक और अधिकारी और जो है ये अपराधी या माफिया, इनके गठजोड़ पर था। इनका गठजोड़ है भी कि नहीं है, और है तो कितने स्तर तक है, उसका आयाम क्या है, आयाम क्या है, और उसका कितना बुरा असर देश पर पड़ रहा है। इन तीनों विषयों पर वो था वो वोहरा कमेटी, और बहुत बढ़िया वो रिपोर्ट थी। और पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में इस तरह की रिपोर्ट थी आधिकारिक रूप से, यानी सरकारी आधिकारिक रूप से
कि यह स्थापित करने के लिए कि इन जो है नेताओं और अधिकारियों और माफियाओं का किस तरह से गठजोड़ होता है और वो देश के लिए कितना घातक होता है। ये सरकारी आधिकारिक रूप से वो रिपोर्ट थी और उसमें जो है वो कुछ मुख्यमंत्रियों का नाम भी था, जैसा कि बताया गया है कि ये शरद पवार का नाम, चिम्मन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, इन लोगों का नाम था। तो जब सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह की वो याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तो ये जेएनपीसी अपना सर छुपाने के लिए जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी वो जो 111 पेज या 311 पेज की पूरी रिपोर्ट थी, शुरुआती का 11 पेज ही वो संसद में रख दिया। तो वो शुरुआती का जो 11 पेज था वो प्रस्तावना के रूप में था उस रिपोर्ट के, और वो इंट्रोडक्टरी यानी जिसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी, जिसमें वो नाम था ही नहीं। यदि पूरी रिपोर्ट रखी जाती तब जाके सबका नाम आता। तो इन सबों ने बस 11 पेज का वो रिपोर्ट सामने रख दिया और बोला कि भाई चूंकि ये संसद में कार्रवाई चल रही है, इसलिए जो है वो अदालती प्रक्रिया से बचने के लिए इतने सब साथी हैं जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वाले। इसी प्रकार मैंने इस देश के विभाजन के बाद 800 से लेकर 900 तक छोटे बड़े सांप्रदायिक और भी दंगे हुए हैं इस देश में। बताइए, इस जेएनपीसी ने दंगा ही करवाया है और किसी की भी जांच इसने होने नहीं दिया। और उन दंगों का कहीं तो ये कहीं जैसे भागलपुर दंगा और ये मलियान वाला दंगा, मेरठ वाला दंगा, ये और अहमदाबाद वाला, ये सब बड़े भयंकर किस्म के दंगे हैं जिसमें हमारी आवाम इतनी दुखी हो गई, इतनी पीड़ित हो गई कि शिविरों में, कैंपों में महीनों तक रही और वो जगह वो छोड़ने को इसी देश में वो मजबूर हो गई। ये अभिशाप जो है वो जेएनपीसी का रहा है। और किसी भी इस तरह के दंगों का इस जेएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज वालों ने जांच होने नहीं दिया। इसलिए जांच नहीं होने दिया कि इन्हीं के जो है वो तत्व थे, उसमें शामिल थे। हम तो ये चाहते हैं कि और मांग भी करते हैं कि इस सरकार से, मोदी सरकार से, कि एक व्यापक किस्म का वो जांच आयोग बिठा दे जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त वो न्यायमूर्तिगण हों और जितने भी दंगे हुए हैं, जो भी साक्ष्य उपलब्ध है जो है उसके आधार पर एक व्यापक जांच हो जाए। लेकिन इस सरकार की मंशा पर ही एक सवाल है। अरे 84 के दंगों की जो वो एक दिखावटी जांच करके जेएनपीसी वालों ने जो रिटायर्ड भारत के मुख्य न्यायाधीश थे रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में, सारे पापों को जो रंगनाथ मिश्रा ने सारे जेएनपीसी के सारे पापों को उठा करके वो सारा इल्ज़ाम जो है मर दिया दिल्ली पुलिस के ऊपर, तो कम से कम 84 के दंगों की जांच वो करा सकते थे। आज से अच्छा जो बोले भी थे, ये बीजेपी वालों का एक वादा था कि हम भाई 84 के दंगों की दोबारा से जांच करवाएंगे। लेकिन ऐसा ही है कि सब सिर्फ मुंह से बोल लेते हैं और जनता से बराबर धोखा करने की इनकी आदत बन गई है। और ठीक से यदि जांच होता तो कई लोग उसमें सामने आते, उसमें कमलनाथ भी आता, जिसको कि जेएनपीसी वालों ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बनाया था। तो ये भारतीय जनता दल बिल्कुल मांग करता है कि ये मोदी सरकार जो है कम से कम एक व्यापक एक आयोग बना करके और जितने भी दंगे हुए हैं और उसमें गुजरात का भी दंगा वो शामिल कर दे। और गुजरात के पहले जो गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी उसका भी जांच। चलिए, मैंने ये जांच का आयोग जो है मतलब 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल भी लग जाए,
देश को पता तो लग जाए कि आधिकारिक रूप से कि जो इतने दंगे हुए और लोग वो हताहत हुए, लोगों ने बल्कि आज़ादी के बाद इतनी जानें गंवाई और इतना कष्ट झेले, उसका असली अपराधी कौन है? देश को जानने का हक है। तो इतनी यदि ये कृपा कर सकते हैं, लेकिन मांग जरूर है भारतीय जनता दल का कि एक व्यापक आयोग बना करके बिठा करके उसको गठित करके ये जितने भी दंगे हुए हैं उनकी जांच करें, और तभी पता चलेगा कि हमारे भारतीय अवाम की दुर्दशा करने वाले ये कौन लोग। तो लेकिन इनकी मंशा पर, मैंने श्री मोदी जी की मंशा पर, बीजेपी वाली मंशा पर शक तभी यानी हो जाता है कि जब इनकी पार्टी के, हालांकि बीजेपी के पहले इनकी पार्टी जनसंघ थी, तो जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की जांच की मांग जब ये नहीं कर सकते, न उस पर ये कुछ बोल सकते, और एक जबान आज तक खुली नहीं बीजेपी वालों की कि उनके ही पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कैसे हुई, वही जो है इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये क्या करेंगे? सिर्फ इनकी मंशा है जेएनपीसी के पापों को ढकना, और जेएनपीसी मैंने देश के सामने बेनकाम ना हो, ये पूरी साजिश जो है बीजेपी या मोदी सरकार या मोदी जी कर रहे हैं। ये है इनका देशवासियों के खिलाफ, देश के खिलाफ इनकी करतूत। सवाल इस बात का है कि जब भी हमें नहीं कोई भी देश के प्रति चिंता करेगा तो ये बातें उसके खामखा और जो है वो स्वाभाविक रूप से जाहिर तौर पर ये बातें उसके दिमाग में आएंगी कि इतना षड्यंत्र के जरिए वो राजनेताओं को जो भी इनके मंसूबों के रास्ते में पड़ा उसको उसकी हत्या करवा देना। लेकिन सबकी जांच होनी चाहिए ताकि देश की जनता जान सके कि वो किस तरह के माने जघन्य अपराधियों के गिरफ्त में जो कि सत्ता पर भी बैठे थे 60-70 साल तक, उनके गिरफ्त में थे। ये जानना वो बहुत जरूरी है। तो और इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के मंशा पर शक जाता है कि इन्हीं के कद्दावर नेता जबकि जनसंघ थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी भी साजिशन हत्या करके और उनके शव को अपमानजनक ढंग से मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाया गया था। उसमें जनसंघ का कोई भी नेता और इस समय भी नहीं मांग कर रहा है कि उनके इतने बड़े कद्दावर नेता की मृत्यु कैसी हुई और कैसे उनका शव जो है मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर फेंकवाया गया। और इतना ही नहीं, उसी के कुछ ही दिन बाद उसी जनसंघ का नेता अटल बिहारी वाजपेयी उसी इंदिरा गांधी जिसको बचाने के लिए इसे जनसंघ के नेताओं ने अपने ही जो है वो कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की साजिश और जिस तरह से अपमानजनक ढंग से उनके शव को मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवा गया था, उस पर जांच की मांग कर सके, जो कि पूरी जनसंघ नहीं कर सकी। उसी जनसंघ का नेता अटल बिहारी वाजपेयी और किसके दबाव में? इंदिरा गांधी के दबाव में, तो ताकि और यह भी मंशा थी कि इंदिरा गांधी मानी जेएनपीसी की इंदिरा गांधी देश के सामने बेनकाब ना हो। तो उसी इंदिरा गांधी को ये अटल बिहारी वाजपेयी महोदय दुर्गा कहते हैं। ये चरित्र रहा है बीजेपी का हमेशा से इस जेएनपीसी को बचाने का।
ये जो चुनाव लड़ते हैं बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल छला हुआ है हमारे भारतीय भाई बहनों के साथ। ये बीजेपी वाले, जनसंघ वाले हमेशा से जीएनपीसी को बचाते रहे हैं, उनके पापों को धुलते रहे हैं, वो बेनकाब ना हो इसकी साजिशें करते रहे। इसका एक लंबा इतिहास है। एनडीए की सरकार थी 1998 से लेकर 2004 तक। पटना हाई कोर्ट के आदेश से एक तीसरा आयोग मुखर्जी कमीशन बैठा, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए। वो तीसरा जो मुखर्जी साहब जो न्यायमूर्ति थे, वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति थे। तो वो जो मुखर्जी कमीशन तीसरा आयोग वो नेताजी की मृत्यु के संबंध में जांच करने वाला, और तीसरा इसलिए इसके पहले दो आयोग, एक जो है वो शाहनवाज वो आयोग जो वो भी मैंने ये सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति थे, और दूसरा खोसला आयोग वो भी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति थे। तो इन दोनों, तो एक को नेहरू जो शाहनवाज आयोग था उसको नेहरू, और जो है खोसला आयोग को इंदिरा ने बिठा करके वो जो झूठी कहानी नेहरू ने बनवाई थी कि नेताजी जो है वो जापान से चले थे अंडमान निकोबार के लिए या भारत के लिए, और उनका विमान ताइवान या फार्मोसा के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह की एक झूठी कहानी ये बनवाया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और किस लिए? किसने जो साजिश करके रूस के शासकों से मिलकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रूस या साइबेरिया के घने जंगलों में एक जेल के अंदर निर्मम यातनाएं देकर के सुभाष चंद्र बोस को मरवाया था। ये इसकी सूचना, इसकी खबर है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी इस देश को जांच करके स्थापित करना बाकी है। तो ये सच्चाई हुआ तो उस साजिश की ओर, जिस साजिश के तहत ये नेहरू खुद यानी तत्कालीन रूसी शासकों से मिलकर के हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निर्मम यातना देकर के मरवाया था। तो उस साजिश, उसके इस पाप की ओर किसी का ध्यान न जाए, तो एक दूसरी कहानी, झूठी कहानी ये बनवाया कि नेताजी की मृत्यु जो है वो विमान दुर्घटना में हुई, और विमान जो है ताइवान या फार्मोसा के आसपास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस झूठी कहानी पर विश्वास दिलाने के लिए, सत्यता की मुहर वो लगवाने के लिए इसने जो है पहला कमीशन, जो गद्दार जो नेहरू था, पहला जो है जांच आयोग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहनवाज के द्वारा ठप्पा लगवाया उसको। और फिर कुछ वर्षों बाद उसकी बेटी, वो भी बहुत बड़ी गद्दार थी, उसने जो है खोसला कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा फिर उसी झूठी कहानी पर उसने भी जो है वो खोसला आयोग के द्वारा वो ठप्पा लगा। वो तो धन्य मनाए कि तीसरा, कम से कम पटना हाई कोर्ट के आदेश से जो तीसरा आयोग बैठा, मुखर्जी आयोग जो है, उसने ये अपना निष्कर्ष दिया कि ये जो ये कहानी है कि नेताजी की मृत्यु हवाई जहाज़ की दुर्घटना में हुई थी, ये कहानी सही नहीं है। यहाँ तक तो जो है मुखर्जी आयोग ने पहुँचा दिया, लेकिन उसके आगे आधिकारिक रूप से या सरकारी जो है खोज के अनुसार कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई, अभी जांच करना बाकी है। ये मोदी महोदय को शासन करते हुए 7 साल हो गए, 7 साल ऊपर हो गया। ये नाम तो जरूर भुनाते हैं,
लेकिन जरा भी एक वक्तव्य नहीं आता है कि नेताजी की मृत्यु की जांच वो कराई जाए। अरे जो क्लासिफाइड फाइलें हैं, यानी वो जो गुप्त से माने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो कि सरकारी अभिलेख में वो जब्त हैं, उनको सार्वजनिक करने के लिए वो नेताजी जी के पोते हैं वो चंद्र कुमार बोस, वो कई बार जबकि मुख्यमंत्री थे ये मोदी महोदय गुजरात के तो मिले थे और उनको वादा किए थे कि भाई जब भी हमको मौका मिलेगा, मतलब जब हम केंद्र की सत्ता में आएंगे तो वो जो क्लासिफाइड फाइलें हैं जो गुप्त रूप से रखी गई और बहाना किया गया है कि यदि इसको सार्वजनिक किया गया तो कुछ देशों से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, झूठ का बहाना। तो मोदी महोदय ने वो चंद्र कुमार बोस से ये वादा किया था कि जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो क्लासिफाइड फाइलें जो है वो सार्वजनिक करेंगे। मोदी महोदय को 7 साल हो गए, लेकिन वो एकाध फाइलों के बाद फिर वो चुप हो गए। सवाल इस बात का है कि इतना झूठ बोलने वाला ये मतलब ये प्रधानमंत्री चंद्र कुमार बोस इसी आशा में बेचारे जो है बीजेपी को ज्वाइन किए और अब और इसमें काफ़ी वो निराश हैं कि जो उन्होंने वादा किया बिल्कुल भूल गए मोदी जी। अब सवाल यह है कि जो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम तो भुनाते हैं, और कब नाम भुनाते हैं? जब उनकी वो जन्मतिथि आती है 23 जनवरी। अब जैसे उसी के आसपास जो है वो ये पश्चिम बंगाल का चुनाव था, तो उन्होंने मैंने एक नाम भुनाने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस का बस बता दिया। लेकिन उनको सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए जो है कभी भी मोदी जी या बीजेपी तैयार नहीं। कम से कम जो ये कलंक है मोहनदास करमचंद गांधी जिसकी फ़ोटो यानी भारतीय नोटों पर लगी हुई है, कम से कम इतना ही कर देते कि नोटों पर उस कलंक जो है महात्मा गांधी की फ़ोटो के स्थान पर हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो आ जाती, कम से कम देश उनको सम्मान देना शुरू कर रहा है, इसका संकेत तो मिलता है। वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में भेद विभेद करने वाली, नफरत फैलाने वाली, सांप्रदायिकता के आधार पर और गुंडागर्दी के आधार पर उस यानी वो पश्चिम बंगाल के शासन को चलाने वाली समाज विरोधी, देश विरोधी जो ममता बनर्जी है, वो बराबर जो है वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भुनाती है। भारतीय ममता दल उनको चुनौती देता है कि मांग क्यों नहीं करती? ममता बनर्जी भाई तुम मांग क्यों नहीं करती कि भारतीय नोटों पर इस कलंक मोहनदास करमचंद गांधी की फ़ोटो हटा करके हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो लगाई जाए। तो ममता बनर्जी महोदया आप मांग क्यों नहीं करती? सिर्फ देश की जनता के आगे धोखापट्टी, झूठ बोलना यही सिखाया गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही कह दिया जाए, इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे कम से कम पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन ये बहुत बड़ी गलती की है कि उसको वोट दे करके अब जब भी मौका आए, चाहे लोकल बॉडीज़ का हो, चाहे पंचायत का हो, इसको बिल्कुल नस्मे नाबूद करना है टीएमसी को। बिल्कुल ये घोर देश विरोधी है, भारत विरोधी है और हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों की हत्यारिणी है। तो विशेष करके हमारे पश्चिम बंगाल के हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए, नस्ल में नाबूद करने के लिए एक हों हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और भारतीय भाई बहन एक होकर के इसे पश्चिम बंगाल विरोधी
भारत विरोधी और भारतीय समाज विरोधी जो ये तत्व है, जिसका नाम है वो ममता बनर्जी, और जो सिर्फ मैंने हिंसा और गुंडागर्दी और इन्हीं और सांप्रदायिकता के खतरनाक तरीक़ों से, खतरनाक जहर से वो पश्चिम बंगाल को चलाना चाहती है। उसको जड़ से मिटाने के लिए वो भी मतपेटी पर, ईवीएम मशीन पर, और कहीं नहीं। आप लोग एक होइए भारतीयता के आधार, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये सम्मान देने के लिए मोदी महोदय तैयार नहीं। और भी इनका पाखंड जरा देख लीजिए। ये कई बार बोल चुके हैं कि बात सही है, मैंने उनके बोलने से क्या होता है, लेकिन बात सही है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की स्थापना अंडमान निकोबार में की थी, और वही 21 अक्टूबर ही हमारी आज़ादी का दिवस होना चाहिए आधिकारिक रूप से, वो इसकी पात्रता रखता है। 15 अगस्त आज़ादी का दिवस नहीं है, ये मोदी जी भी अंदर से जानते होंगे। जब उन्होंने ये घोषणा, जब ये कहे कि नहीं भाई नेताजी जी ने 21 अक्टूबर 1943 को अंडमान निकोबार में आज़ाद भारत की स्थापना की थी, तो 21 अक्टूबर ही हमारा आज़ादी के दिवस होना चाहिए, ये बात बोल चुके हैं। लेकिन मुंह से बोले हैं, पाखंड तो हमारे आदरणीय भारतीय भाईमान देखें, इसके बाद वो आगे नहीं बढ़े कि इस 21 अक्टूबर को ही आज़ादी दिवस के रूप में यह देश समझे, मनाए, और आधिकारिक रूप से, सरकारी रूप से। ये सिर्फ इसलिए कि कोई भी कार्रवाई करेंगे तो तुरंत जो है ये गद्दार नेहरू और इसके बाद वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी बेनकाब हो जाएंगे। तो वो बेनकाब न होने के लिए ही इस तरह की साजिशें मोदी जी और बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो उनका नाम लूटने के लिए, या वो नाम लूटने के लिए मोदी जी ने एक आज़ाद हिंद का एक संग्रहालय बनवा दिया लाल किले के अंदर, और उद्घाटन वगैरह भी करवा दिया। बल्कि जो कपिल कुमार हैं वो इग्नू के माने ऐतिहासिक शोध जो संस्थान है इग्नू का, उसके अध्यक्ष हैं कपिल कुमार, उनसे उद्घाटन वगैरह भी करवा दिया। लेकिन जब 21 अक्टूबर आया, आने को था कि भाई उस दिन ये कम से कम घोषणा करते हैं कि यही हमारे देश का, भारत का आज़ादी का दिवस है, तब लगे बहाना। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी जो है चमचागिरी में जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ महोदय है, ये उनका वर्जन है। तो वो बोले कि मैं अब इस तरह के समारोह में मैं नहीं जाऊँगा। ये मोदी जी का कहना था कि मैं इस तरह के समारोह में नहीं जाऊँगा जो कि 21 अक्टूबर को भारत के आज़ादी के दिवस के रूप में मनाया जाए। क्यों? ये जो हम इस तरह के समारोह में गए तो लोग हमारा बाल नोच लेंगे। यह मोदी जी को पूरे देश को बताना होगा कि 3 से 3 एमपी आपके हैं, और 30 से 40 के ऊपर जो है मिलाकर के एनडीए के हैं आपके। तो 3 से 3 या 3 से 40 एमपी वाले प्रधानमंत्री को महज 50 या 55 एमपी वाले जो है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी के राहुल के द्वारा आपके बाल वो नोचे जाएंगे। बताइए देश को कितना झूठ बोलते हैं। तो ये है, और कम से कम जो वो नेताजी की मृत्यु की यदि जांच करवाते तो निश्चित है ये गद्दार वो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल
को देश जान जाता, बेनकाब होता, लोग जान जाते। यही है हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हत्यारा। तो सिर्फ इसको बचाने के लिए, छुपाने के लिए ये मोदी जी जो है वो नेताजी की मृत्यु की जांच नहीं वो करवा रहे हैं। और अब कम से कम मुखर्जी आयोग के बाद तो ये बिल्कुल ये बाइंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कि वो जांच कराए, वो भी नहीं करा। 15 अगस्त ये पूरे देश को जानना चाहिए, 15 अगस्त हमारे देश के लिए आज़ादी का दिवस नहीं है। 15 अगस्त के दिन या उसके आसपास हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की जान गई है। हमारा देश बटा है, 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े हैं। इतने तबाही के मंजर पर यानी देश बटा है, 25 से 30 लाख लोगों की जानें गई हैं। 3 करोड़ लोग 3 करोड़ माने 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की ने जान गंवाई है और 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े हैं। इस तबाही के मंजर पर वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू सत्ता हथियाया है। तो वो भारत के लिए तबाही का दिवस है, बहुत ही दुखद दिवस है, वो बहुत ही ट्रेजिक डे है। वो भारत के आज़ादी का दिवस वो हो नहीं सकता। और वैसे भी सरकारी अभिलेख में आज़ादी का दिवस वो नहीं लिखा गया, बस लिखा है सत्ता का हस्तांतरण। तो सत्ता का क्या हस्तांतरण हुआ या छीना झपटी हुई या साजिश के तहत ये कब्जा किया, ये गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू और उसको सत्ता हथियाने में एक गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने भी वो साजिश में शामिल था, जिन्होंने देश को बांट दिया और इतने लोगों ने जान गंवाई, इतने लोगों के घर उजड़े। और उसके बाद जो है इसे नेहरू ने इसे गांधी को, जिसकी वजह से ये सब हुआ, उसको राष्ट्रपिता बनवा दिया। तो देश तो देखे ना कि जिसकी वजह से देश बढ़ जाए, 25 से 30 लाख लोग हलाक हो जाएं, वो अहिंसा के पुजारी, और जो देश को बंटवा दे वो राष्ट्रपिता। देखिए क्या विडंबना और क्या दुखड़ा इसने थोपा हुआ है। तो इस पर बीजेपी वाले वो बोलने वाले नहीं। और जैसा कि पिछले एपिसोड में, किसी एपिसोड में बताया गया था कि जो क्षत्रिय किस्म के अपराधी होते हैं, जब किसी की मदद से किसी और कोई मकसद हासिल कर लेते हैं, यानी किसी की मदद माने किसी को सीढ़ी बनाकर जब कोई मकसद हासिल कर लेते हैं, और ये फितरत जो है वो शातिर अपराधियों की होती है। अब आप लोग किसी फिल्म वगैरह में भी देखते होंगे, तो जब उनको वो मकसद हासिल हो जाता है तो सबसे पहले जिस सीढ़ी के द्वारा इस मकसद को हासिल किए रहते हैं, उसी सीढ़ी को जो है समाप्त कर देते हैं। क्यों? हो सकता है कि किसी वक्त में सीढ़ी का मुंह खुल जाए और सारी साजिश का पता चल जाए। अक्सर आप लोगों ने देखा। तो इस मोहनदास करमचंद गांधी जो कि शामिल थे, इसकी बदौलत इसको सत्ता हथियाने की हवस पूरा किया एक गद्दार गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो अब जब प्रधानमंत्री का पद उसने हासिल कर लिया, हथिया लिया या प्रधानमंत्री बन गया, तो इसकी चिंता थी कि कैसे इसको रास्ते से वो हटाया जाए। तो मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में ये जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, ये बिल्कुल शक जाता है। जांच नहीं हुई ना, मोहनदास करमचंद गांधी के मृत्यु की जांच नहीं हुई। अब
इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए अब आरएसएस बीच में कूद जाती है। वो अपने नाथूराम गोडसे को भेज देती है और सिखा के पढ़ा करके। अब ये नाथूराम गोडसे बस इसीलिए आया था कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, बस यही वो रट वो लगाता रहा। और उसने एक किताब भी लिख डाली कि हमने गांधी को क्यों मारा, ताकि उनकी हत्या में जो नेहरू शामिल था और जिसके शव पर वो मारे गए, ये चीज़ बेनकाम न हो। कई ऐसी चीज़ें और इसके प्रमाण भी हैं। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के पहले उन पर कई आक्रमण हो चुके थे। तो बताइए ना भाई, ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल माने आसानी से अंदाज कर सकते हैं कि नेहरू जो था वो इस देश का प्रधानमंत्री था और हमेशा मोहनदास करमचंद गांधी को बापू 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 बोल करके वो इस तरह से वो एक दिखावा भी करता था कि वो कितनी इज्जत करता है। तो जो देश का प्रधानमंत्री हो और उसका जो सबसे प्रिय और सबसे आदरणीय जो बापू है, उस पर हमले हो रहे हों, इसने सुरक्षा नहीं दिया। आक्रमण होने के बाद, दो तीन आक्रमण होने के बाद जो है इसे जवाहरलाल नेहरू ने मोहनदास करमचंद गांधी के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं किया। ये सबसे बड़ा जो है इस बात को देखते हुए सबसे बड़ा शक जाता है। लेकिन कुछ जांच नहीं हुई ना, जांच होती तो ये स्थापित भी हो जाता है। और तीसरी और एक और है कि गांधी को 4 गोली लगी थी, 3 गोली तो यानी यही मारा था नाथूराम गोडसे, चौथी यानी कौन थी। तो इस तरह से तमाम इस तरह से है। लेकिन मोटा मोटी जो है आरएसएस ने नेहरू को बचाने के लिए नाथूराम गोडसे को। अब जरा देखिए, पूरी जो राजनीति है वो बस नाथूराम गोडसे तक ही वो सिमट मिलते हैं। जब भी आज़ादी की लड़ाई की बात होती है माने अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो एक उनके सावरकर को बोला जाता है, दूसरा जो है गोडसे का नाम लिया जाता है। ये दोनों नाम चाहे बीजेपी की ओर से चाहे जीएनपीसी की ओर से इसलिए लिए जाते हैं। इसी में देश की मानसिकता को उलझा करके गोडसे का नाम लिया जाएगा, तो फिर जीएनपीसी वालों को एक मौका मिल जाता है कि भाई ये बीजेपी वाले या जनसंघ वाले जो है एक गोडसे की पार्टी हैं, गांधी के हत्यारे की पार्टी हैं। तो सारा अपने पाप को ढकने का एक मौका माने गोडसे में ही उलझा करके अपने सारे पाप को ढकने का उनको बहुत माने सबसे अच्छा मौका मिल जाता है। तो ये बीजेपी वाले जानबूझ करके गोडसे को देशभक्त आप सुनते होंगे इस रूप में कहते रहते हैं, और जीएनपीसी वाले इसको बोलते हैं कि अरे भाई ये गोडसे जो है गांधी का हत्यारा है और बीजेपी जो है गांधी के हत्यारों की पार्टी है। क्यों कि जीएनपीसी के जो जितने पाप किए भारत के खिलाफ और भारत के लोगों के खिलाफ, सारे पापों को ढकने के लिए ये है। और उसी प्रकार सिर्फ सावरकर, अब सावरकर ने सावरकर का प्रश्न है, भारतीय जनता दल उनका सम्मान करता है, लेकिन प्रेरणा यदि लेनी है तो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, शहीद आजम भगत सिंह हैं, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और अमर शहीद अशफाक उल्लाह हैं, खुदीराम बोस है, सुब्रमण्यम भारती हैं, श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई हैं, श्रीमती रानी चंद्रमा हैं, श्रीमती रानी गडेलू हैं। ये जो है वो प्रेरणा के स्रोत हैं। सावरकर इस देश के लिए प्रेरणा के स्रोत नहीं हो सकते। वो आज़ादी की लड़ाई लड़े होंगे, इस बात नहीं है, लेकिन वो जाकर हिंदुत्व के गड्ढे में गिर जाते हैं। तो जो किसी देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए किसी पांथिक गड्ढे में गिरा हो, तो कभी भी देश के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं वो बन सकता। कम से कम सबको, पूरे देश को जानना चाहिए
कि भगत सिंह ने इसके लिए जो है वो नास्तिक बन गए थे। तो जहाँ देश का सवाल हो वहाँ पंथ वगैरह सब पीछे। तो ये बीजेपी वाले सावरकर को आगे करते हैं, और सावरकर की कौन सी घटना को लेकर कि भाई उन्होंने माफ़ी मांगा था, क्या मांगा था, सब के सब जेएनपीसी और जेएनपीसी के साथ जितने भी उसके चंगू मंगू हैं, सपा वाले और जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIM, सब बोलते हैं कि किसने सावरकर ने माफ़ी मांगा, फलाने ठिकाने। इस तरह से ताकि जेएनपीसी के साथ और भी जो देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले और देशद्रोह करने वाले जो और भी दल हैं, उनके पाप बिल्कुल छिप जाएंगे सावरकर का नाम लेने से और गोडसे का नाम लेने से। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह की साजिशें, इस तरह की मैनिया फैलाने की ये देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के बेस में ये करती रही हैं। आज भी देखिए ये यूपी का चुनाव आ गया है, जितने भी पत्रकार मीटिंग कर रहे हैं, जरा उनका नज़ारा जरा देखिए और बड़े बड़े गौर से। वो सिर्फ एक जाति और सांप्रदायिक तिकड़म ये इनको मिला लेंगे। जैसे ओवैसी आएंगे तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो वोट की गणित लगाते हैं सपा वाले, उसी गणित लगाते हैं बसपा वाले, मतलब कि समाजवादी पार्टी वाले। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के ऊपर ही समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, जेएनपीसी वाले जो वोट की गणित लगाते हैं, तो ये असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो ये उनकी गणित को फेल करते हैं। सिर्फ ये सांप्रदायिक गणित, उसी प्रकार जातीय गणित की ही चर्चा सब कर रहे हैं। क्या मान करते कि हमारी जो भारतीय अवाम है, हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, अभी भी इनके सांप्रदायिक हो चाहे जातीय हथकंडों का शिकार बनने के लिए अभी भी तैयार है। जबकि भारतीय जनता दल कह रहा है कि आप जातीय कुनबे से बाहर निकल आइए, इनके शिकंजे से बाहर निकल आइए और भारतीय माहौल में भारतीयता के आधार पर एक होइए। और इस संदेश को, इस फर्क को हमारे भारतीय भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि दो तीन साल पहले ठीक है, लोग जो है वो प्रजा के रूप में थे। एक राजा है, नवाब है, जो भी है, और दूसरी प्रजा है। लेकिन फिर एक राष्ट्र निर्माण की बात आई और इस देश का संविधान बना। संविधान ने हमारे देश के लोगों को जो है वो नागरिक का दर्जा दिया, उनको वो इज्जत और प्रतिष्ठा दिया, मौलिक अधिकार दिए। लेकिन इन राजनीतिक दलों ने कभी भी हमारे देशवासियों को ये नहीं बताया कि भाई आप इस देश के नागरिक हैं, या आपके ये अधिकार हैं, आपकी ये हैसियत है। हमेशा सिखाया है कि आप इसी जाति के हैं, आपकी पहचान इसी जाति से होगी, हैं, इसलिए इसी जाति के आधार पर एकता बनाइए। और हमारा जो जाति आधार पर जो हम राजनीति चला रहे हैं, उसी को वोट करिए। यानी हमारे वो जातीय जो साजिश है वोट और सत्ता हथियाने की, उसका शिकार बनते रहिए। भारतीय जनता दल पहली बार कह रहा है कि नहीं भाई, जो है इनके अस्मिता, इनकी पहचान जाति नहीं है, ये इस देश के नागरिक हैं। और नागरिक के तौर पर सब लोग बराबर हैं। इसके पहले जिन शहीदों ने इस देश की आज़ादी की खातिर, जैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह इत्यादि लोगों ने इस देश की आज़ादी की खातिर सहर्ष प्राण सहित सब कुछ भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया।
तो उनकी कुर्बानी शहादत का भी यही पैगाम था कि हम सभी भारतीय हैं। उन्होंने जो कुछ भी त्याग बलिदान शहादत दिया तो हम भारतीयों के लिए दिया, किसी जाति विशेष के लिए नहीं दिया, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं दिया, कि किसी भाषा विशेष के लिए नहीं दिया, किसी प्रांत विशेष के लिए नहीं दिया, पूरे भारतीयों के लिए दिया, पूरे भारतीय समाज। ये भी समझने की बात है। तो एक तो हमारे उन अमर शहीदों का, जो अमर शहीद जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने जान दी थी, कुर्बानी दी थी, शहादत दी थी, उनका, और भारतीय संविधान कहता है कि हम सभी लोग भारतीय नागरिक हैं। इन दो तथ्यों को हमेशा याद रखिए। तो सभी लोग भारतीय हैं, लेकिन अभी भी अब देखिए ये ताकतें, राजनीतिक ताकतें तो कह रहे हैं कि नहीं भाई आप भारतीय नागरिक नहीं, आप ये इस जाति हैं, और जाति ने जातियों में उपजाति, मान लीजिए एक तो ओबीसी बना, ओबीसी में ये कुर्मी है, ये खट्टिक है, तो ये पासी है, तो ये धोबी है, तो ये नाई है, और इस तरह का ये मायावती सम्मेलन भी करवाती थी। आप इन पार्टियों के दफ्तरों में आप जाइए तो अक्सर बोलते हैं देखिए भाई ये खट्टिक समाज के नेता हैं, ये कुर्मी समाज के नेता हैं। ये देख करके मन में कितनी घृणा और उफगाई आती है कि देश बना है कि भाई एक रहे, सभी लोग भारतीय रहें, भारतीय के रूप में रहें, सभी लोग नागरिक हैं। ये अभी भी किसी को खट्टिक, किसी को कुर्मी के रूप में ये कह भी रहे हैं और राजनीति भी चला रहे हैं। और कितने तो इतने बेया हैं, वो कहते हैं कि जातिवाद जो कि समाज का जहर है, उसको बोलते हैं कि ये तो हकीकत है। ये नीतीश कुमार एक बार बोला था कि जातिवाद वो हकीकत है। अरे वो नीतीश महोदय, हकीकत जातिवाद नहीं है, जातिवाद एक बहुत बड़ी बीमारी है, बीमारी की हकीकत है। और बात देखिए, अब ये विषय बहुत व्यापक है कि जातिवाद, संप्रदायवाद अभी भी बड़ी बेहयाई से राजनीतिक दल भी और मीडिया भी अभी भी उसको जारी वो रखे हुए हैं। और इसका एक मैंने पूरा एक कंप्लीट उसका समाधान, उसका खात्मा के लिए हमारे भारतीय भाई बहन को बिल्कुल कटिबद्ध वो होना पड़ेगा। अब भारतीय अवाम ताकत दल सिखा रहे नहीं भाई सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग भारतीय नागरिक हैं। लेकिन ये जितने भी मीडिया के पत्रकार हैं, तो अब ये एक बार किसी यूट्यूब पर मैंने देख रहा था, ब्राह्मण समाज उनको सिखा रहा कि आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण हैं तो आप किसको वोट करेंगे। माने इनकी नज़रों में वो भारतीय माने जो पत्रकार जो कि अपने को कहते हैं कि हम जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनका ये चरित्र है कि अभी भी वो भारतीय संविधान के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। कभी कभी भारतीय अवाम ताकत दल के मस्तिष्क जहन में आता है, यदि भारतीय अवाम ताकत दल की सरकार आई तो ये सारे पत्रकारों जो इस तरह से समाज को तोड़ने की बात करते हैं कि आप ब्राह्मण हैं तो किसको वोट देंगे, आप ठाकुर हैं तो किसको वोट देंगे, आप मुसलमान हैं तो किसको वोट देंगे, यहाँ पर इतने ठाकुर हैं, यहाँ पे इतने मुसलमान हैं, तो यहाँ पे इतने यादव हैं, यहाँ पे इतने कुर्मी हैं। सारे पत्रकारों को और सारे मीडिया पर देशद्रोह का मुकदमा जो है चलवाएगी जरूर और छोड़ेगी नहीं। बहुत बड़ा अपराध। और इस तरह की जो पार्टियां भी हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी जो कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की हिंदुत्व की रक्षा करनी है, हिंदू सनातन की रक्षा करनी है, इस तरह की पार्टियों की मान्यता भी वो ख़त्म कराना और इन जो मीडिया और पत्रकारों के ऊपर जो है देशद्रोह का वो मुकदमा वो चलवाना और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की पार्टी का भी की मान्यता और मुकदमा चलवाना, ये छोड़ेगा नहीं। ये समाज के जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेरे कहने से जा नहीं हो जाएगा। आप सभी भारतीय भाई बहन एक होकर के मत पेटी पर जब इनको समाप्त करेंगे, तब जाकर के इनको वो जो अपेक्षित पैगाम जाएगा।
मतपेटी पर, ईवीएम मशीन पर इनको अपेक्षित जो है संदेश देने के लिए, इनको नस्ल में नाबूद करने के लिए अपना मन बनाइए, मन में ठानिए, कटिबद्ध होइए, प्रतिबद्ध होइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।